हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन। इसमें हम एसएससी सीपीओ 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर का फर्स्ट शिफ्ट के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी बाकी एग्जाम्स के भी, बाकी शिफ्ट्स के भी करेंगे, और उसके बाद जब प्री क्लियर कर लोगे तो मेंस के लिए फिर तैयारी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स स्टार्ट विद द 27 जून 2024 शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं। एनसीईआरटी की बुक से जितने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर में मिल जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, जाके एक्सप्लोर करो, और जो भी आप जो भी आपको कोर्स पसंद आए उसको आप जरूर खरीद के पढ़ना शुरू करना है, बिकॉज दिस विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है जो अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा अपने आपके जीएस का बेसिस को। ओके, तो इसमें क्या क्या मिल जाता है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का क्लासेस 6 to 12, साइंस 6 to 10, पॉलिटिक्स 9 to 12, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर 11 to 12 का। और इसके लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजी कैट, ये सब के लिए मिल जाते हैं, और डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके। संदीप बंसल सर के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैं, संदीप बंसल सर हमारे टीम निष्ठा के हेड है। Now the first question. Select the word from the sentence below which is an antonym for the word uniformity. इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो यूनिफॉर्मिटी का है, एंटोनिम है? यूनिफॉर्म इसमें से कौन सा वर्ड है? ग्रेट है, वेराइटी है, बर्ड्स है, सेंचुरीज है, कौन सा वर्ड है जो एंटोनिम है यूनिफॉर्मिटी का? तो बहुत इजी है सर, वेराइटी। वेराइटी यूनिफॉर्मिटी का ऑपोजिट है। ठीक है, व्हाट आर सेंचुरीज? सेंचुरीज में सेंचुरी का मतलब ही होता है आश्रय। ओके, इट्स अ हेवन, HAVEN, हेवन या रिफ्यूज, याद रखना। और जब भी कोई वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, एक वर्ड अगर आपको दिखता है तो उसके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोल कर देखें। जब जब भी याद रखना कि सिर्फ प्रैक्टिस करके एक क्वेश्चन का एक आंसर करके भाग गए तो उसमें आपका रिवीजन नहीं हो पाता। तो जब भी कोई वर्ड्स आपको दिखाई दे, कोई भी वर्ड दिखाई दे, तो उसमें आपको यू शुड ट्राई टू अप्लाई योर करंट नॉलेज। अच्छा, एक वर्ड का मेरे पास में तो जिसका दो सिनोनिम याद है, वो दोनों सिनोनिम बोलकर देखना चाहिए। दैट्स व्हाई आई राइट। ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। आई एम डूइंग इट बिकॉज वी आर रिवाइजिंग। ये वैसे अगर करने पर क्या होता है, एक क्वेश्चन में मान लो अगर 5 वर्ड्स हैं और 5 वर्ड्स में सबके अब तुमको एक दो आता है सिनोनिम, अगर रिवाइज कर देते हो तो दोबारा तुमको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, फिर हिट द सैक। इस इस ईडियम का मीनिंग क्या है? हिट द सैक का मतलब होता है रनिंग ऑन द बीच, क्रैकिंग द एग्जाम्स, गोइंग टू स्लीप और मेकिंग मनी क्विकली। गोइंग टू स्लीप, अब देखो इसमें भी एक बात बताऊंगा। गोइंग टू स्लीप इज हिटिंग द सैक, और यू से आई एम गोइंग टू टर्न इन फॉर द डे। टर्न इन फॉर द डे, इसका मतलब भी सोने जाना होता है या रेस्ट करने जाना होता है। तो इस तरीके से बोल के जरूर देख लेना। जिसका भी आपको एक एंटोनिम, एक सिनोनिम आता हो तो उसे जरूर बोल के देखना। इट गिव्स यू रिविजन फॉर फ्री। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 4 रिवीजन हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। 4 अलग अलग किस्म के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मेकिंग मनी क्विकली, हिट द जैकपॉट, इस तरीके से ना। इसमें बताओ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, कौन सा स्पेलिंग गलत है? वीकेंड, डेजर्ट, जर्नी। सर ये डेजर्ट तो सही है, ये एक डेजर्ट ये होता है, ये तो मरुभूमि है, और ये डेजर्ट तो स्वीट डिश है। ठीक है, जर्नी का स्पेलिंग सही है, वीकेंड का सही है, माउंटेन का गलत है। माउंटेन में MOUNTAIN है ना, MOUNTAIN, माउंटेन। ओके, सो माउंटेन हमारा गलत आंसर है, गलत स्पेलिंग है। फिर नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और एक बताना है, इक्वली अनविलिंग आर्ग्यूमेंट अकर्ड। अकर्ड में डबल आर आना चाहिए, OCCURRED, बाकी सब सही है। नेक्स्ट वन बताओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतने बड़े सेंटेंस के लिए वन ग्रुप, एक वर्ड बता सकता हो। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस्ड। ठीक है, जितना एक्चुअली आपके पास में स्किल्स नहीं है उससे ज्यादा दिखाना। ठीक है, तो कौन सा होता है बताना। इसमें 2 तरीके के वर्ड हो सकते हैं, प्रिटेंशियस या एरी। ठीक है, प्रिटेंशियस एक्चुअली सही वर्ड है,
इंपीरियस का मतलब है एरोगेंट, ठीक है। फिर देखो एक वर्ड और लिख रहा हूं, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस होना, तुम लोग सब क्या हो, मैं बहुत बड़ा चीज हूँ, तो सुपरसीलियस होना, एरोगेंट होना, ऐसे जितने वर्ड्स आपको आते हैं सबको एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। जब जब भी एक क्वेश्चन में चार वर्ड देख रहा है, चारों वर्ड का आपको कुछ सिनोनिम्स याद है, बोल कर देखो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है, बोल कर देखो। एरी का मतलब भी तुमको घमंडी ही होता है, वो भी एरोगेंट ही होता है, ठीक है, हवा हवा में बात करना। ओके। ग्लोरियस का मतलब दो शानदार। नेक्स्ट वन। और ये इस वर्ड में तो तुम बोलोगे सर प्रिटेंशियस, कहीं प्रिटेंस, प्रिटेंस से तो नहीं आया, प्रिटेंस से तो नहीं आया, आया है, उसी से आया है। प्रिटेंस तुम्हारा नाउन है और प्रिटेंशियस तुम्हारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली वर्ड स्पेलिंग बताओ। एटिकेट, रैशनलाइजेशन, एलोपमेंट एंड ओकेजन। एटिकेट, ये तो एटिकेट लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, एटिकेट। याद रखना, ई डब्ल्यू टी ई, ये एक सफिक्स है। एट का मतलब छोटा होता है, ठीक है, तो एटिकेट, ई टी आई क्यू यू ई टी डब्ल्यू टी, ठीक है। एलोपमेंट का मतलब क्या है, भाग जाना, किसी को ले किसी के साथ में भाग जाना, एलोप करना, एलोप करना, भाग जाना, सिंपली। ओके। नेक्स्ट वन। इसमें चार पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। अगेन, एरर बताने के लिए क्या करना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। कभी भी ये गलती मत करना कि सर मैं ये को देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, ऐसे करके नहीं होगा। पूरे सेंटेंस जब तक समझ नहीं आएगा, यू वोंट बी एबल टू फाइंड द एरर। और एरर हमेशा जब ढूंढना है तो याद रखना, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं और कितने फ्रेजेस हैं, ये अगर पहचानने आता है तो सेंटेंस करेक्शन बहुत आसान हो जाता है। अभी तक आपको पता नहीं है तो हमारे ऐप में जाओ, जरा से डेमो क्लासेस करके देखो कि ये कैसे पढ़ा रहा हूँ, देखना उसमें कि कैसे हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को, एरर्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज शी हैज अ जनरस नेचर। कई सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तुम बोले सर हिंदी तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। यहीं पर एक चीज और बता दूं, कंटिन्यूअस टेंस नॉर्मली, कंटिन्यूअस टेंस नॉर्मली ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं जो टेम्पररी हो। ये सबसे आसान तरीका है टेंस का यूसेज सीखने का। कंटिन्यूअस टेंस टेम्पररी एक्शंस के लिए होता है, परमानेंट एक्शंस के लिए नहीं होता, ठीक है। मतलब इट इज रेनिंग, तो कुछ देर में रुक जाएगा। माई मदर इज कुकिंग, कुछ देर में रुक जाएगा कुकिंग, ठीक है। तब हम कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस लिखते हैं अगर मोटे तौर पे परमानेंट हो तो, मोटे तौर पे परमानेंट हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। और ये तो अंडरस्टैंडिंग, तो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर तो रमे रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके भूल जाओगे, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। तो आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर बिकॉज शी हैज अ जनरस नेचर। आई अंडरस्टैंड दैट, वो भी हो सकता है, दैट चाहो तो वो भी लिख सकते हो, दैट छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन दोनों प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड दैट या आई अंडरस्टैंड दैट। लिखना नहीं लिखना कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो कंजंक्शन दैट लिखने का भी वो भी सिखाऊंगा, कभी तुमको मौका मिला तो भी बताऊंगा कब दैट को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर बिकॉज शी हैज अ जनरस नेचर। नेक्स्ट वन, एंटोनिम बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। द रेपिटेटिव एंड मोनोटोनस टास्क ऑफ डेटा एंट्री मेड द वर्क सीम इनक्रेडिबली लॉन्ग एंड टीडियस। किस वर्ड को तुमने अंडरलाइन किया पता नहीं। इस सेंटेंस में टीडियस वर्ड का ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो द रेपिटेटिव एंड मोनोटोनस टास्क ऑफ डेटा एंट्री मेड दम, the repetitive and monotonous task of data entry made the work seem incredibly long and tedious, ठीक है। बहुत ज्यादा उबाऊ काम होना, उबाऊ होना उसको हम लोग बोलते हैं tedious, ठीक है। समथिंग दैट इज टायरिंग एंड नॉट इंटरेस्टिंग, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। वेल, व्हाट इज पायस, पायस इज होली, होली के जैसे बताना है तो फिर एस से एक वर्ड आता है, वो क्या है, सेक्रेड, ठीक है। इस तरीके से कोशिश करो जितने वर्ड्स आपको आते हैं वो सब बोल कर देखो। प्रिकेरियस का मतलब है डिसबैलेंस्ड, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ फॉलिंग। प्रिकेरियस का मतलब है कि लटकता हुआ, ठीक है, अब या तब, हाँ, समथिंग लूजिंग, समथिंग हैंगिंग लूजली और ऑन द वर्ड्स ऑफ डिसबैलेंस्ड,
डिसबैलेंस में होना, प्रिकेरियस होना। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, इस सेंटेंस में एक वर्ड है जो गलत स्पेल्ड है, तो कौन सा है? जो वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। ये स्कार्सली, तो स्कार्सली तो नहीं लिखा, स्केयरली लिखा हुआ है, तो वो होना चाहिए स्कार्सली। क्या स्पेलिंग है? SCARCELY, स्कार्सली। स्कार्सली का मतलब मुश्किल से। ठीक है, नेक्स्ट वन। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैक्स, मेनी। ठीक है, तो क्या होगा? पॉलीएंड्री। एंड्रो का मतलब है मैन, सो पॉलीएंड्री, कई सारे हस्बैंड रखना। ठीक है, और पॉलीगमी का मतलब है कई बार शादी करना। अब लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, पॉलीगमी, पॉलीएंड्री। और बहुत सारे वाइफ अगर आपके पास में हो तो पॉलीगनी, पॉलीगनी है, POLYGYNY, POLYGYNY, पॉलीगनी। ठीक है, तीन वर्ड्स याद रखना। पॉलीएंट्री, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। पॉलीगमी, एक से ज़्यादा शादी करना, ये औरतें और मर्द दोनों कर सकता है। पॉलीगनी, एक से ज़्यादा वाइफ रखना। मोनोगमी का मतलब है एक वाइफ, एक शादी करना। पॉलीमैथ कौन होता है? जो सब कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के रखा है, वो एक्सपर्ट है, उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। एंडोगमी का मतलब, एंडो का मतलब क्या? अंदर, एक कास्ट के अंदर ही शादी होना, एंडोगमी। इंडिया में एंडोगमी बहुत होता है, एक ही कास्ट में ही शादी होती है, तो एंडोगमी। एक्सोगमी का मतलब क्या है? बाहर के कास्ट में भी शादी होना, बाहर के कास्ट में, रिलीजन में शादी होना। तो करेक्ट आंसर इज पॉलीएंड्री। नेक्स्ट वन इज सोहन वॉज, ये इसमें बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom फॉर द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। सोहन वॉज वेरी मच perplexed to find that his younger brother Mohan had taken poison, was very much perplexed। इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। ठीक है, तो क्या बताएं? एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब है पूरा टोटली कंफ्यूज हो जाना, कन्फाउंडेड होना, कन्फाउंडेड होना, ये सबको हम लोग बोलते हैं एट हिज विट्स एंड। एट लॉगर हेड्स का मतलब है दोनों के बीच में तनाव होना, दो लोगों के बीच में तनाव होना। ठीक है, कॉन्फ्रेंट होना, करना, उसको एट लॉगर हेड्स बोलते हैं, कॉन्फ्रेंटेशन होना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एट हिज विट्स एंड का मतलब है कि पूरी दिमाग खराब हो जाना। Now, most suitable expression can substitute the underlying part of the sentence without any change in meaning. Planning to go for a movie just before the final year examination is nothing but skating on thin ice. स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब क्या है? बहुत ही रिस्की काम करना। पतले आइस पे स्केट करने की जगह तो पानी के अंदर घुस जाओगे, तो बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन। देन इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताओ। अ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स। ओके, इक्विपमेंट देता है, फैसिलिटी देता है, सिस्टम्स देता है, या एमिनिटीज देता है? फैसिलिटीज का मतलब है एमिनिटीज, तो बहुत ही ईजी है वो। ओके, एंटोनिम बताना है तुमको। अ प्रोफाउंड स्पीच, द स्पीकर डिलीवर्ड अ प्रोफाउंड स्पीच दैट लेफ्ट द ऑडियंस डीपली मूव। प्रोफाउंड का मतलब बहुत ही गहरा, बहुत ही सोच वाली। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा? डीप का ऑपोजिट है शैलो, कम गहराई होना। तो अकल्ट का मतलब है, अकल्ट का मतलब है मैजिकल। अकल्ट का मतलब है मैजिकल। और अकल्ट ब्लड का, ऐसे एक बायोलॉजी में एक टर्म आता है अकल्ट ब्लड। अकल्ट ब्लड का मतलब है वो ब्लड जो रुक गया है। ठीक है, और अकल्ट का एक मीनिंग और है मैजिकल। इन्वेंटिव का मतलब नयापन, रखा हुआ। नेक्स्ट, ही बिहेव्ड रूथलेसली विद हिज सुन, he behaved ruthlessly। अच्छा, select the most appropriate synonym of the underlined word in the following sentence। He behaved ruthlessly with his junior to say the least। तो ruthlessly का synonym क्या है? बहुत ही बहुत ही क्रूअली, ruthless brutally। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या होगा? ये मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? इनह्यूमनली, हाँ, अमा, अमानुष्य तरीके से, इनह्यूमनली। वियर्ड का मतलब तो स्ट्रेंजली होता है, बाकी पोलाइट तो तुम जानते हो। नेक्स्ट वन,
एंटोनिम बताना है, द वर्कर इज नोन टू एक्सर्ट हिमसेल्फ अ लॉट। एक्सर्ट का मतलब क्या है? खूब ताकत लगाना, खूब मेहनत लगाना। तो ऑपोजिट क्या हो? रिलैक्स। ठीक है। क्राउच का मतलब क्या है? दुबक के बैठना। क्राउच करना, दुबक के बैठना। इमर्ज का मतलब बाहर निकल के आना। सारे वर्ड्स को एक बार ऐसे नहीं करोगे, मतलब मैं बता रहा हूं कि मीनिंग आ गया, छोड़ दिया, मैं भाग गया दूसरे क्वेश्चन में, मत करना। ट्राई टू रिकॉल दीज वर्ड्स। जो वर्ड्स तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, वो अच्छा इसका मीनिंग क्या है, एक बार सोचने की कोशिश करो। आंसर मिल गया, मैं भाग रहा हूँ, वो मत करना। दैट वे यू एक्सरसाइज, माने एक क्वेश्चन तुमको 5 क्वेश्चन का काम कर सकता है। तो 5 अलग अलग क्वेश्चन नहीं करके एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का काम किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, most appropriate segment to substitute the underlined words in a given sentence. The referee declared the participant who will score the highest points in the tally will take away cash prize of 50 lakh. इसमें सही कैसे करना है? Declared past tense है, that the participant who will score या who scores the participant who scores the highest point in the tally will take away the cash prize of 50 lakhs. याद रखना, जो जीतता है, जो जीतेगा नहीं, जो जीतता है, द रेफरी डिक्लाइन दैट द पार्टिसिपेंट, जो जीतेगा उसको, ठीक है, जो जीता है उसको ये मिलेगा। ठीक है। हु विल स्कोर नहीं, विल का मतलब क्या होता है? स्कोर करेगा ही, विल नहीं लिखना है। तो हु कैन स्कोर का मतलब जो को स्कोर कर सकता है, इसमें क्या है? जो स्कोर करेगा, तो इसीलिए कैन भी नहीं लिखेंगे, हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, स्कोर्स क्यों लिख रहे हो सर? हु स्कोर क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हु स्कोर क्यों नहीं लिख रहे हो? और याद रखना, कुड कैन वगैरह का मीनिंग आना चाहिए, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये सेटल स्कोर्स क्यों नहीं लिखा सर? सेटल स्कोर का मतलब है रिवेंज लेना, बदला लेना, वो तो होगा ही नहीं। तो हु स्कोर्स, और हु स्कोर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हु किसको पॉइंट कर रहा है? पार्टिसिपेंट को। तो पार्टिसिपेंट को स्कोर करेगा तो ये पॉइंट करेगा, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए तुमको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में, है ना। एस वर्ब कहाँ लिखते हैं? ईट्स कहाँ लिखते हैं? हाँ, सिंग्स, ये सब कहाँ लिखते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के साथ। बाकी सब जगह बिना इसके लिखते हैं, है ना। हैव सिंगुलर है या प्लूरल है? हैव सिंगुलर है या प्लूरल है? मत बोलना प्लूरल है, प्लूरल नहीं है। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसीलिए आई के साथ भी लिखते हो, वी के साथ भी लिखते हो, यू के साथ भी लिखते हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यू सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन हैज पक्का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। याद रखो ये सब चीज। हैज को सिंगुलर बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के लिए। हैव सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, उसका कोई ये नहीं है, वो तो सब्जेक्ट को देख कर बताया जा सकता है। ठीक है। तो आंख मूंद के कुछ नहीं बोलना है। उसी तरीके से एस वाले वर्ब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बिना एस वाले वर्ब सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। आई के साथ लिखेंगे तो सिंगुलर है, आई ईट सिंगुलर है, वी ईट प्लूरल है, सेम ईट। ठीक है, याद रखना है ये। इसमें बताना है अंडरलाइंड पार्ट को सब्सटीट्यूशन करना है या नहीं, मैंने इंप्रूव करना है कि नहीं। माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड, क्या करना? ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का चक्कर काटने जा रहे हैं, ट्रिप अराउंड, ट्रिप टू द वर्ल्ड नहीं बोलते हैं। टू कब बोलते हैं? कहीं कोई पर्टिकुलर जगह जा रहे हो तो, लेकिन घूमने जा रहे हो तो अराउंड द वर्ल्ड। ओके, माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। ही इज ऑन अ ट्रिप टू से मेघालय। ट्रिप टू तो वो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन दिखाएंगे तो टू बोलेंगे, लेकिन घूमने की बात अगर करेंगे तो अराउंड बोलेंगे। विद इन द वर्ल्ड का मतलब दुनिया के अंदर, बाहर जाने की बात तो फिर भी नहीं हो रही, तो विद इन भी नहीं हो सकता। ठीक है, बाई तो हो ही नहीं सकता। और इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन या विद इन का मतलब तो दुनिया में घूमना, तो दुनिया नहीं घूम के कहाँ बाहर घूमने जा रहा? अभी तक बना नहीं कि बाहर घूमने जा सकता है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन सर्विस का मीनिंग क्या है? ह्यूमन सर्विस का मतलब है एक्सीलेंट वर्क करना, बहुत ही अच्छा काम करना, उत्कृष्ट काम करने को ह्यूमन सर्विस बोलते हैं। तो एक्सीलेंट वर्क। ठीक है। अंडरलाइन पार्ट का सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब है कि इस फेयर एंड स्क्वायर डील का जो ईडियम है उसके बदले में क्या लिखेंगे, अच्छा असली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताना है। द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू प्रोवाइड अ फेयर एंड स्क्वायर डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री। ठीक है, तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड को हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर डील। ठीक है। नेक्स्ट वन, has been divided into 4 segments. Identify the segment that has a grammatical error. पूरे सेंटेंस को पढ़ के बताना है, और इसमें याद रखना सर ग्रामर का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम चेक करें, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर चेक करना चाहिए, उसके बाद टेंस जरूर चेक करना चाहिए,
प्रीपोजिशन जरूर चेक करना चाहिए। ये 3 तो जरूर करना चाहिए, बाकी सब भी करने चाहिए, लेकिन ये 3 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशंस। When he resigned, the company offered him a huge sum of money, but he refused to agree to it. हाँ, ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए इसमें? एरर कहाँ है? ग्रामेटिकल एरर कौन सा है? When he resigned, the company offered him a huge sum of money, but he refused to agree to it. He refused to accept it, है ना? अग्री नहीं करना, यहाँ पर मैं किसी हम एग्रीमेंट में नहीं जा रहे हैं, एक्सेप्ट करना, स्वीकार नहीं किया उसने। यहाँ पर मैं सहमति नहीं दिखाया, सहमति नहीं, स्वीकार करना, तो एग्री टू एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में एरर। और दूसरी बात है, अगर एरर की ही बात करते हैं तो इसमें तुम्हारा पंक्चुएशन का भी एरर है। याद रखना, जब भी तुम फैन बॉयज कंजंक्शन यूज करोगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो यूज करोगे दो क्लॉज के बीच में, तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। मतलब फैन बॉयज कंजंक्शन के पहले ये कॉमा भी डालते हैं। तुम्हारे सीपीयू में पंक्चुएशन के एरर पूछे नहीं जाते, लेकिन याद रखना है कि ये ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट वन, 3 segments of the following sentence have been underlined and given as options. One of them may contain an error. Select the option that contains the error. इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है? ठीक है। Since his son has not yet completed the age of 18, he was reluctant to fulfill his son's demand of getting a motorbike. डिमांड के साथ ऑफ बोलते हैं या फॉर बोलते हैं? फॉर बोलते हैं। डिमांड फॉर समथिंग, डिमांड ऑफ समथिंग नहीं होता है। ओके, देयर इज अ डिमांड फॉर समथिंग। तो फॉर वाला एरर है, तो पहला पार्ट में एरर। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रीजिंग का ऑपोजिट क्या होगा? फ्रीजिंग का मतलब जमना, गर्म, गर्म होना। तो कहां पर में गर्म होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। तो ट्रॉपिकल अगर बोलेंगे तो गर्म होना, फ्रीजिंग बोलेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडा होना। नॉइंग का मतलब है कुतरना, नॉ करना, कुतरना। ब्रिस्क का मतलब है बहुत ही फास्ट और क्विक और एनर्जेटिक होना। समरी का तो मीनिंग पता है आपको। नेक्स्ट वन, इसमें कोई मिसस्पेल्ड वर्ड है तो वो बताना है। द शेड्यूल फॉलोड बाय माय सिस्टर अल्टीमेटली लीड्स टू स्ट्रेस एंड अदर एडवर्स इफेक्ट्स। किस में, जो हाईलाइटेड पार्ट में किस जगह पे एरर है स्पेलिंग में? तो शेड्यूल का स्पेलिंग गलत है। शेड्यूल को कैसे लिखते हैं? SCHEDULE। और इसको दो तरीके से बोलते हैं। अमेरिकन इसको स्केड्यूल पढ़ते हैं और ब्रिटिशर्स इसको शेड्यूल पढ़ते हैं। ये रीड करने का तरीका है, एक स्केड्यूल और एक शेड्यूल। ठीक है, ये तो बोलने का तरीका हुआ। ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है शेड्यूल को, SCHEDULE, शेड्यूल। ठीक है। Then select the option that can be used as a one-word substitution for the given group of words. A professional rider in horse races. प्रोफेशनल राइडर को क्या बोलते हैं? जॉकी। जॉकी बोलते हैं। ठीक है। साउथ पॉ उसको बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड से खेलता है। ये दोनों कौन से वर्ड्स हैं? आई डोंट थिंक दे सच वर्ड्स एग्जिस्ट। ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट भी करते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। ठीक है, तो आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस वर्ड्स इन ऑल माई ईयर्स एंड आई रीड अ लॉट। स्लूनी मैन और बॉल्स मैन आई हैव नॉट हर्ड। ठीक है, देख सकता हूँ, देख के तुम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो कि ऐसे कोई वर्ड होते हैं क्या। मुझे नहीं मालूम, मुझे 2 वर्ड सिखा दो, अगर है तो ढूंढ करके बताओ कि स्लूनी मैन का क्या मीनिंग होता है, बॉल्स मैन का क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ये कंफ्यूजिंग वर्ड जो है, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड का एंटोनिम इस सेंटेंस में कौन सा यूज किया गया है? तो कंफ्यूजिंग का मतलब उलझाना। कंफ्यूजिंग का मतलब उलझाना, तो ऑपोजिट क्या होगा? गाइडिंग। तो गाइडिंग सही है। कंफ्यूजिंग वर्ड का ऑपोजिट जो सेंटेंस में यूज हुआ है वो है गाइडिंग। नेक्स्ट है, आई प्रेफर वॉकिंग दैन राइडिंग। प्रेफर के साथ कौन सा प्रिपोजिशन यूज होता है? हमेशा प्रेफर एक्स टू वाई। याद रखना, प्रेफर के साथ हमेशा टू लिखना है। तो प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग। 1, 36th बताना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस। वी वर ग्रेटफुल फॉर द बुक दे गेव अस। सॉरी, फॉर द बुक, फोर्थ वाला। ओके, बी इन द सेवेंथ हेवन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, सातवें आसमान पे होना। ओके, नेक्स्ट,
देन शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। तो यहां पर मैं सर इज ग्रेट को हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। लेकिन एनी अदर अगर लिखे हैं तो कंपैरेटिव लिखेंगे या सुपरलेटिव लिखेंगे, कंपैरेटिव लिखेंगे। एनी अदर लिखने पर कंपैरेटिव लिखेंगे। सो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। इस सर इस क्यों लिख रहे हो, तो मर गया। कोई भी व्यक्ति जिसको आज आज तक पढ़ा जाता है, हिस्टोरिकल फिगर्स या जिनको पढ़ा जाता है, उन सबको हम, उनके कृतियों को हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखता है। ठीक है। गीता, भगवत गीता इज वास्ट नहीं, लिखा तो बहुत पहले गया था, लेकिन अभी भी हम उसको पढ़ते हैं, अभी भी उसके टीचिंग्स रेलेवेंट है, तो इज बोला जाता है। तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। याद रखना इसमें हम कर क्या रहे हैं, सारे पोएट्स को लिया, इंग्लिश पोएट्स को लिया, यहां पर मैं शेक्सपियर को रखा, ठीक है, यहां पर मैं ऑल एनी अदर को लिखा, एनी अदर पोएट को लिखा। तो मतलब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, एक ग्रुप को पूरा ले लिया, सारे इंग्लिश पोएट्स को, उसको डिवाइड किया, एक तरफ शेक्सपियर को रखो, बाकी यहाँ पर मैं बाकी सबको रखा हूँ। सुपरलेटिव के लिए हम डिवीजन नहीं करते, पूरे ग्रुप के अंदर ही बताते हैं, तो एनी अदर ना होता, तो उसमें लिखते हैं शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, इज द ग्रेटेस्ट लिखेंगे। एनी अदर वगैरह, दैन वगैरह नहीं लिखेंगे, दैन वगैरह लिखने पर आप कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हो। तो ये सुपरलेटिव का सेंस दे रहा है, लेकिन है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का सेंस हम कंपैरेटिव डिग्री में भी दे सकते हैं। ठीक है। अब 39th क्वेश्चन में आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। रेकन, रेकन का मतलब समझना या आकलन करना, एसेस करना। ओके, नेक्स्ट वन 40th वाले में आते हैं ब्रेड एंड बटर। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, दाल रोटी। दाल रोटी का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ। फिर इसके लिए बताते हैं, जब भी क्लोज टेस्ट करना हुआ, क्लोज टेस्ट करना हुआ, क्लोज टेस्ट मतलब एक पैराग्राफ होता है, उसमें मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं, याद रखना। इस ब्लैंक का वजूद तब तक नहीं है जब तक हम बगल वाले वर्ड्स को नहीं पढ़ते। मतलब ब्लैंक को अकेले नहीं देखना है, अगल बगल के शब्दों को देखना है, वहां से हिंट लेना है, उस हिंट को लेकर ब्लैंक को बताना है कि अच्छा इस ब्लैंक में नेगेटिव वर्ड जाएगा कि पॉजिटिव वर्ड जाएगा। उसके बाद ग्रामर यूज करते हुए सही वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जिससे बहुत आसानी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट हो जाते हैं। जब हम सेंटेंस के इर्द गिर्द के शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे हिंट निकाल करके इस ब्लैंक को बोलते हैं कि नेगेटिव वर्ड चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए, फिर हम इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं। तो सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स विद डैश पावर्स हु यूज देयर पावर्स टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। कैसे पावर्स होते हैं, बहुत अत्यधिक पावर होते हैं। तो अत्यधिक वाले में प्रैग्मेटिक, हेरिडेटरी, फेमिलियर या एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी अद्भुत पावर्स होते हैं ना। एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स हु यूज देयर पावर्स टू फाइट क्राइम एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक। सम पॉपुलर सुपर हीरोज include Superman, Batman, Spider-Man, and Wonder Woman. Superheroes often have backstories that dash how they have gained their powers. तो सेकंड में क्या होना चाहिए सर, आपने तो स्लाइड बदला नहीं, बदलता हूं लेकिन गेस करके उसके बाद बदलते हैं। तो क्या गेस क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, बैक स्टोरीज दैट हाउ, दैट डैश हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स, दैट डिस्क्राइब, दैट एक्सप्लेन, इस तरीके का वर्ड चाहिए। मैंने पहले ही सोच लिया क्या आ सकता है, अब देखता हूं ऑप्शंस। देखो, दैट, एक्सप्लेन, सर वर्ड तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दैट एक्सप्लेनिंग, दैट वाज एक्सप्लेन, दैट एक्सप्लेन, दैट हैड एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए क्योंकि पूरे पैसेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेट है। तो एक्सप्लेनिंग नहीं कर सकते हैं, दैट आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम आईएनजी लिख नहीं पाएंगे, तो ये आउट है। वॉस एक्सप्लेन भी लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वॉस के साथ में अगर एक्सप्लेन लिख भी देते हो तो थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये पास्ट टेंस में नहीं है। हैड के साथ भी वही चीज है, हैड लिखेंगे तो एक्सप्लेन्ड लिखना पड़ेगा, पास्ट टेंस में सेंटेंस है ही नहीं, तो एक्सप्लेन ही लिखना पड़ेगा। दैट एक्सप्लेन हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स। और थर्ड के बारे में गेस करते हैं, डैश बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर्स, बीइंग बिटन बाय अ रेडियो एक्टिव स्पाइडर, और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन। जैसे कि टाइप का वर्ड सही चाहिए, है कि नहीं। हाँ, उन्होंने सुपर पावर हासिल किया है, कैसे, जैसे कि बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर्स, बीइंग बिटन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर, और बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन। जैसे कि टाइप का वर्ड चाहिए, देखते हैं है कि नहीं, यहां देखना है ना। जैसे कि वाला कौन सा है, सच एस। इस तरीके से गेसिंग किया जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं शैडो करना। ब्लैंक को हम शैडो करते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं।
अल्टीमेटली आप पुलिस ऑफिसर ही बनने की कोशिश कर रहे हो, तो शेडोइंग करना आपका पार्ट ऑफ द गेम रहेगा ही, आपके जॉब का ही एक पार्ट शेडोइंग करना होगा। तो पहले शब्दों को शेडो करते हैं, फिर क्रिमिनल को शेडो करेंगे, ठीक है। दे सो फिर उसके बाद सच एस वाला हो गया, सच एस बीइंग born with special powers। फिर they usually have a specific outfit or clothing that they wear to hide their identity and protect dash while fighting a crime, खुद को बचाने के लिए। तो प्रोटेक्ट व्हाट, प्रोटेक्ट देमसेल्स होना चाहिए, है कि नहीं देखते हैं, है ना सर? तो देखो प्रोटेक्ट देमसेल्स वाइल फाइटिंग ए क्राइम, हम गेस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले सर आपको आंसर पता है, नहीं मैं गेस ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल ऑफ आवर कल्चर, स्टेपल का मतलब हमेशा रहने वाले हुए हैं। सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल ऑफ आवर पॉपुलर कल्चर डैश डिकेड्स, कई सालों से। तो से के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, समय के लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं या फॉर लिखते हैं, फॉर या फॉर डिकेड्स होना चाहिए, देखते हैं। तो वो भी फॉर डिकेड्स हो गया, आंसर ही हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत आसान कॉम्प्रिहेंशन टीयर 1 में आता है, बहुत ही हल्का है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पढ़ते पढ़ते में ही क्वेश्चन को भी पढ़ना है। मतलब 2-3 सेंटेंस पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, 2-3 सेंटेंस पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो। इससे क्या होगा, पैसेज पढ़कर आपको क्वेश्चन, ये पैसेज पढ़कर क्वेश्चन में आने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़कर पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को देखते चलोगे तो जैसे जैसे नीचे आते रहोगे वैसे वैसे सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखो रियलाइज वर्ड कहाँ पर है, इसको पहले ढूंढो। रियलाइज का ऐसे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रियलाइज का ऑपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए, रियलाइज का मतलब समझना, ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंड। आसानी है, इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, which of the following statements is correct? Only modern people can imagine the existence of ancient nations. History books should be read again and again to celebrate ancient nations. Ancient India is an ancient civilization, but not an ancient nation. ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा सही है? Novels, films, and speeches of leaders celebrate the modernity of the nation. थर्ड वाला सही है। Ancient India is an ancient civilization, but not an ancient nation. फोर्थ वाला, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या है, बहुत क्लियर होना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो क्लियर ना होना, तो उसको क्या हो जाएगा, ऑब्वियस का सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना है, सॉरी, सिनोनिम बताना है। तो क्लियर, ऑब्वियस का मतलब क्लियर। ऑपोजिट तो ये तीनों ही है, एम्बिगुअस, डाउटफुल और डूबियस तो ऑपोजिट ही है इसका, ऑब्वियस का। और ठीक है, और एक बताना, why does the author of the passage ask us to forget the history that we were taught in school? क्योंकि हिस्ट्री बुक क्या बता रहा, बिकॉज द हिस्ट्री बुक taught us that our nation is ancient। हमारे हिस्ट्री बुक बता रहे हैं कि हमारा, हम बहुत पौराणिक देश है, वो नहीं है, हैं तो मॉडर्न देश, लेकिन एंशियंट सिविलाइजेशन हमारी रही है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ड्रिल इनटू योर हेड्स, ड्रिल इनटू योर हेड, ड्रिल करके दिमाग में घुसाना, तो मीनिंग ही हो गया, टू मेक समवन लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग बाय रिपीटिंग इट। ओके, ऐसे ही बाकी सब क्वेश्चंस पेपर्स भी करेंगे, जरूर इन सेशंस को देखना, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो और मैं उसका जवाब देता हूँ। और आपको पूरी इंग्लिश सीखना है तो हमारे टीम निष्ठा ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पर मैं आपको जो कोर्सेज चाहिए उसको आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल वेरी मच। और हमारे टीम निष्ठा का एक वेबसाइट है ncrtquiz.com, इसमें एनसीईआरटी के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाले सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ये क्विज वाले वेबसाइट है। इसमें सब चीज़ आप एक बार में सीख सकते हो, चाहे आप आईएएस के लिए बाद के दिन में प्रिपेयर करो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो।